नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छी तरह से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव और भोजन कि जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे जो खाद्य पदार्थ है उसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे। और पिछले वाला पार्ट जो बच्चे पढ़ के आए हैं तो हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो सूक्ष्म जीव है वो किस प्रकार से पौधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किस प्रकार से वो पर्यावरण को स्वस्थ बनाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको पिछले पार्ट में समझ में आ गए होंगे। और आज हम जानेंगे सूक्ष्म जीव और भोजन के बारे में। यदि आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है, कंप्लीट लेसन पढ़ना है, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसके साथ ही आपको अन्य सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट वहाँ से मिल जाएगी और आप कोई भी सब्जेक्ट अपनी कक्षा का पढ़ सकते हैं लाइन टू लाइन। तो चलिए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म जीवों की विविधता हमारे रसोई घर में कैसे सहायक होती है कि जो सूक्ष्म जीव है ना, तो वो हमारे रसोई घर मतलब खाने पानी जो हमारे खाने की चीज़ें हैं उसमें हमारी किस प्रकार से सहायता करते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको एक प्रयोग करना है और प्रयोग में आपको क्या बताया गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रयोग है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट एग्जाम में। तो आपको क्या करना है कि आपको 2 कटोरे लेने हैं, जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है कि 2 कटोरों में आपको क्या करना है कि आपको 200 ग्राम, ये नहीं परफेक्ट आपको 200 ग्राम, 100 ग्राम ले लीजिए, 150 ग्राम ले लीजिए कि दोनों में आपको बराबर मात्रा में आटा या मैदा लेनी है और उसमें 1 चुटकी चीनी आपको डालनी है। अब कटोरा कै में थोड़ा-सा चूर्णित खमीर पाउडर ईस्ट डालिए, उसे आटे में अच्छी तरह से मिलाइए। फिर आपको 1 कटोरे में तो क्या किया, दोनों कटोरे में आपने चून ले लिया। हाँ सर, हमने चून ले लिया। दोनों में आपको चीनी डाल दी, थोड़ी-थोड़ी आपने चीनी डाल दी और 1 कटोरे में आपको अब क्या करना, खमीर डालना जिसको पाउडर ईस्ट बोलते हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे खमीर क्या होता है, वो भी आपको बता देंगे। और जो साथी अध्यापक गण देख रहे हैं, अगर उनके लैब में विद्यमान है, तो बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट करके आप दिखा भी सकते हैं। तो अब तक आपने क्या किया कि 2 कटोरे लिए, दोनों में आपने चूर्ण डाला, दोनों में आपने थोड़ी-थोड़ी चीनी डाली और एक में आपने खमीर डाल दिया और एक में आपने खमीर नहीं डाला है। अब दोनों में आपको क्या कि गर्म पानी डाल के उस आटे को मिला देना पानी में। ये बात आपको समझ में आ गई। सिर्फ दोनों प्यालों में अंतर इतना, दोनों कटोरों में, कि एक में हमने खमीर डाला है और बाकी दोनों में सारी चीज़ें क्या है, सेम है। आपका आटा भी सेम है, आपकी चीनी भी सेम है और आपका पानी भी सेम है। सिर्फ अंतर किसका है, खमीर का। आपको ये देखना है कि अब उसमें क्या परिवर्तन आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये कहता है कि क्या आपने गुथे हुए आटे के आयतन या गंध में गठन में कोई परिवर्तन देखा, यदि नहीं तो आटे को कुछ देर और रखा रहने दो। अब आपको क्या किया, आपने 4-5 घंटे के पश्चात आपने उस आटे को, दोनों कटोरों को देखने गए, तो क्या आपको कोई परिवर्तन नजर आया, कोई अंतर दोनों प्यालों में? क्योंकि एक में खमीर था, एक में नहीं था। तो क्या है, आटे में क्या परिवर्तन हुआ, आपने मान लो कोई परिवर्तन नहीं देखा तो थोड़ी देर के लिए आप और उसको रखा रहने दो, 2-3 घंटे के लिए। लेकिन फाइनली जो अंतर आपको नजर आएगा, वो अंतर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जो आपका खमीर वाला था ना, तो उसमें तो आपका चून आपको इस प्रकार से मिलेगा, पूरा आपको फूला हुआ मिलेगा, ठीक है। और जिसमें आपका खमीर नहीं था उसमें इस प्रकार से, वो उस प्रकार से फूला हुआ नहीं मिलेगा। तो अब बात है कि ये जो इसका आयतन था, इसका साइज था, ये चून फूल कैसे गया अभी, और ये वाला क्या नहीं फूला। तो इसका मतलब कुछ न कुछ जो हमारा सूक्ष्म जीव था खमीर, उसने कोई न कोई कमाल किया है, उसके कारण ये आयतन इसका बढ़ा है, ये परिवर्तन उसका आया है। आपको इसको सूंघ कर भी देखना है, तो सूंघने के बाद इसकी स्मेल में भी आपको अंतर आएगा। तो ये अंतर क्यों आए वो अभी हमें जानने हैं। आपको आगे बात समझ में क्या जानना, तो चलिए हम जानते हैं बारी बारी से क्या चीजें वे। ये कहता है कि यदि नहीं तो कुछ देर के लिए आप रखा न रहने दीजिए। कटोरा ख जिसमें आपने खमीर मिलाया था अभी, उसमें आटा फूलकर थोड़ा-सा ऊपर उठ गया है, ये बात आपको पता चल चुकी है। बिना खमीर वाले आटे की तुलना में उसकी गंध भी अलग है, उसकी जो स्मेल है ना, खुशबू, वो भी अलग आ रही है जिसमें आपने खमीर नहीं डाला था। तो ऐसा क्यों होता है? खमीर की क्या भूमिका है? हमने आटे में चीनी और गर्म पानी क्यों मिलाया? ये चीज़ हमें जाननी है। सबसे पहले खमीर एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। यह सूक्ष्म जीवों के उस वर्ग का सदस्य है जिसे
कवक कहा जाता है। मतलब कि जो आपका खमीर है वो भी क्या है, एक प्रकार का कवक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। खमीर गर्म स्थितियों में भली भांति वृद्धि करता है। आपने कक्षा 7 के अध्याय में जंतुओं के जैव प्रक्रम से समझा होगा कि अन्य जीवों की भांति खमीर भी श्वसन करता है एवं भोजन को विघटित करके अपनी वृद्धि और जैव प्रक्रमों के निर्वहन के लिए ऊर्जा निर्मुक्त करता है। अब जो बच्चे क्लास 7 में ढंग से नहीं पढ़ के आए उन्हें ये यहाँ पे समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब पहले मैं मानव का उदाहरण देता हूँ कि आपने भोजन खाया, ठीक है? भोजन खाने के बाद शरीर के अंदर आपके जो पाचक करने वाली जो संरचनाएँ उन्होंने क्या किया कि पाचक जो रस थे वो निकाले, हार्मोन्स आपके रिलीज़ हुए, ठीक है? तो उनसे क्या हुआ कि आपके शरीर को ऊर्जा मिली। आपने भोजन को विघटित किया, कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज़ में, अन्य चीज़ें आपने बनाई, तो आपके शरीर को क्या मिली? ऊर्जा मिली। तो ऊर्जा क्या काम आएगी? आपके शरीर में जो काम हो रहे हैं ना, तो उनका जैसे आपका हार्ट को भी आपकी ऊर्जा चाहिए, आप जो बोल रहे हैं उनको सभी अंगों को आपको ऊर्जा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जैव प्रक्रम में आती हैं कि आप भोजन को विघटित करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार खमीर भी क्या करता है कि जो भोजन प्राप्त करता है उसको विघटित करके अपने शरीर में वृद्धि करने के लिए और शरीर में जो अन्य काम घटित होते हैं उनको करने के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई? तो इस प्रक्रिया के दौरान जब वो अपने भोजन को विघटित करके ऊर्जा बनाता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त होती है जिससे बुलबुले बनते हैं जो आटे को नरम और फूला हुआ बनाता है। पहली बात आपको समझ में आ गई कि आटा फूल क्यों गया, क्योंकि खमीर ने क्या किया, श्वसन प्रक्रिया की और श्वसन प्रक्रिया के दौरान उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली, जिसके कारण जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ना तो आटे में बुलबुले बनेंगे और वो आटा फूल गया। आयतन का आपको समझ में आ गया। इस प्रक्रिया के दौरान खमीर थोड़ी मात्रा में अल्कोहल भी उत्पन्न करता है जिससे आटे से थोड़ी सी अलग गंध हो जाती है। और अब क्या करता है वो आटे में से क्या है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो तो निकालता है, उसके साथ साथ वो थोड़ा सा अल्कोहल भी बनाता है। जब वो अल्कोहल बना दिया तो उसकी स्मेल भी क्या होगी, थोड़ी सी अलग होगी। इसके कारण जिस आटे में हमने खमीर डाला था उसकी जो स्मेल है, गंध है, वो भी अलग हो गई। तो आपको आयतन का समझ में आ गया कि उसका साइज क्यों बढ़ा, आपको गंध का समझ में आ गया उसकी गंध क्यों हुई। तो इसे कहता है आटे थोड़ी सी अलग गंध हो जाती है। खमीर के इस विशेष गुण का उपयोग पाव रोटी, केक इत्यादि बनाने में किया जाता है। आपको याद रखना कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि आपको ब्रेड ब्रेड है आपका, डबल रोटी जिसको बोलते हैं, या फिर आपका जो केक है उसमें कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका किया जाता है खमीर। खमीर के अतिरिक्त कुछ जीवाणु, जैसे आपका एक जीवाणु और है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इडली डोसा बनाने के लिए घोल, जो चूर्ण बनाते हैं ना उसका घोल बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए किया जाता है। और भटूरे में आपका लिए गुथे हुए आटे का किण्वन में सहायता करते हैं। गुथे हुए आटे को किण्वन आपका वही उसको सॉफ्ट टाइप वो बना देता है। आपको आगे बात समझ में? जो आपका खमीर है, ठीक है, जिसको आपको ईस्ट पाउडर भी बोलते हैं, वो आपका केक और ब्रेड बनाने के काम आता है। और लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किसमें किया जाता है? इडली डोसा और भटूरे में किया जाता है। या फिर आपसे उल्टा करके पूछा जाता है कि ब्रेड में किसका प्रयोग, खमीर खमीर का किया जाता है। इडली डोसा और ये आपका जो भटूरे हैं इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें आपका लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट और है अभी। आपको क्या करना, उसी प्रकार 2 बर्तन लेने हैं। एक में आपको गर्म पानी रखना है और एक में आपको, सॉरी, गर्म पानी नहीं, गर्म दूध रखना है और दूसरे में आपको ठंडा दूध रखना। गर्म मतलब थोड़ा-सा आपको गुनगुना, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए दूध, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है आपको, उसमें 1 चम्मच दोनों में आपको दही मिला देना है, दोनों दूध के कटोरों में। आपको बात समझ में आ गई? 2 कटोरों में दूध रखना है, दोनों को, एक ठंडा है और एक आपका गुनगुना है। गुनगुना मतलब थोड़ा-थोड़ा गर्म है, ठीक है? और आपको क्या करना, दोनों में दही मिला देना है। फिर एक को आपको, जो गर्म था ना आपका गुनगुना दूध वाला पात्र था, उसको आपको गर्म स्थान पे रखना है और जो ठंडा दूध था उसको आप ठंडे स्थान या फ्रिज में रख दीजिए। आपको चीज़ें समझ में आ गई? और अब आप जब सुबह उठ के देखेंगे या उसको 10-15 घंटों के बाद देखेंगे, तो आपको दोनों कटोरों में क्या परिवर्तन नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है कि क्या परिवर्तन हुआ अभी। तो आप कहेंगे दूध के स्वरूप में होने वाला, दूध में क्या परिवर्तन हुआ? ये बात अपने घरवालों से पूछेंगे ना, अपने पेरेंट्स से, वो भी आपको बता देंगे कि अनुमान हमारा क्या है कि जो गर्म था
गरम और ठंडा करके चल, जो गरम था उसमें क्या मिलेगा आपको? दही बन जाएगा अभी, ठीक है? जो कटोरा ख है उसकी या तो बर्फ़ जमी हुई मिलेगी या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, दूध के रंग में होने वाला परिवर्तन, कटोरा कै में जो दूध का रंग हो कैसा होगा? आपको दूध में रंग में तो शायद कोई परिवर्तन आपका नहीं आएगा। और संभावित कारण किसके कारण हुआ है? वो हमारा एक सूक्ष्म जीव है, उसके कारण ये परिवर्तन हुआ है। अब हम इसके एक्सपेरिमेंट का फाइनल रिजल्ट भी आपका यही आएगा। देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट आपका क्या था, आगे हम पढ़कर देखते हैं। और ये चीज़ें क्यों हुई, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कटोरा कै का दूध कुछ घंटों के पश्चात दही में परिवर्तन हो गया। जो आपने दूध आपका गुनगुना था, जिसमें आपने दही डाला था और जिसको गर्म स्थान पर रखा था, वो आपका दही बन गया उसका भी। क्या बन गया? दही उसका बन चुका है। ये आप देखेंगे दही में परिवर्तित हो गया और थोड़ा खट्टा हो गया है। ठीक है, दही का आप रंग में क्या परिवर्तन आया? रंग वो भी सफ़ेद था आपका, वो भी सफ़ेद है आपका, इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, वही जो कटोरा ख़ै था, दूध में दही में परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु हल्का खट्टा हो सकता है, लेकिन वो जो दूध था आपका, जो ठंडा था, जो आपने ठंडे स्थान पर रखा था, वो क्या था आपका? दही नहीं बनेगा। हाँ, उसका रंग ज़रूर थोड़ा-सा रंग कह रहा हूँ, आपका स्वाद ज़रूर थोड़ा-सा खट्टा हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दही में अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं, उनमें से एक होता है लैक्टोबैसिलस। आप कहेंगे सर ये दूध था, इसका दही कैसे बना? क्योंकि आपके जो दही आपने मिलाया था ना, आपने एक दही भी मिलाया था, मैंने कहा था आपको 1 चम्मच दही मिलानी। दही में बहुत से जीवाणु होते हैं, उनमें से एक जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। यह जीवाणु क्या करता है? दूध में विद्यमान शर्करा से भोजन प्राप्त करता है। कि दूध में क्या होता है आपका? लैक्टोज होता है, जिसको शर्करा बोलते हैं, उससे अपना भोजन बनाता है और गुणन करता, वृद्धि करता है, दूध को किण्वित करके दही बनाता है और दूध को क्या कर देता है? ये किण्वित कर देता है और इसको ये दही बनाता है। 1 मिनट, एक कॉल आ रही है, 1 मिनट आप वेट कीजिए अभी। चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई? ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि किण्वित करना क्या होता है? किण्वित करना होता है जब आपके सूक्ष्मजीव किसी पदार्थ को बदल देते, कोई नया रासायनिक पदार्थ बना देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं किण्वित करना। तो यहाँ पे ये रखिए, दूध को बदलकर दही में कन्वर्ट वो कर देता है। आप ये बात ध्यान में रखिए कि जब कोई नया पदार्थ बना देता है ना, सूक्ष्मजीव किसी पदार्थ को बदलकर एक नए पदार्थ में बदल देता हो, तो उसको हम बोलते हैं किण्वित करना। यहाँ से चीज़ें क्लियर आपको? ये जीवाणु अल्कोहल बनाने की अपेक्षा लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जो दही को खट्टा कर देते। आपने अम्लों वाले लेसन में पढ़ा था पिछली क्लास में कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो इसने क्या बनाया कि खमीर तो आपका क्या बना रहा था? अल्कोहल, लेकिन ये लैक्टिक अम्ल बना रहा है, तो इसके कारण क्या है कि जो दही का स्वाद हो जाता है वो खट्टा हो जाता है, क्योंकि अम्ल बनाया है और अम्लों का स्वाद खट्टा, दही में अम्ल है, तो इतने ज़्यादा आपके लिए हानिकारक नहीं होता। कई बार आप बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा आपका दही खट्टा है, तो इसका मतलब उसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा क्या हो गई? ज़्यादा हो गई है। ये जीवाणु गर्म स्थितियों में अच्छी तरह पनपते हैं। हमने गर्म स्थान पे रखने के लिए इसलिए कहा था, क्योंकि गर्म स्थान पे ये जो आपके जीवाणु बहुत ज़्यादा वृद्धि करते हैं। पीछे गुणन करना आया था, गुणन करना क्या होता है कि वृद्धि करना, ये अपनी ग्रोथ तेज करते हैं। अतः कटोरा कै में दही बनता, परंतु कटोरा कै में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका एक तो क्या हो गया, वहाँ पे मौसम ठंडा हो गया, वहाँ पे ठंडा होने के कारण आपका जो लैक्टोबैसिलस है वो आपका गुणन नहीं करेगा, वृद्धि नहीं करेगा, तो आपका क्या है कि उसको दही में नहीं बदल पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके सर्दियों में जब दही जमाते ना, तो उसके जिस पात्र में दही दही जमाते हैं उसके बाहर आप कोई कपड़ा लपेटते हैं, ताकि उसकी तासीर क्या रहे? गर्म रहे, जो लैक्टोबैसिलस है वो आपका जल्दी जल्दी गुणन करे। आपको आगे बात समझ में? आपसे पूछ सकता है कि दही का जो स्वाद वो खट्टा क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टोबैसिलस आपका दूध को दही में बदलता है। इस प्रकार के एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए भी एक पौधा दिखाया गया, ये आपका लोबिया के पौधे की मूल ग्रंथियां, जिसमें राइबोजियम होता है भी। तो यहाँ क्या होता है कि जो ये फलीदार पौधे भी आपके,
फलीदार पौधे, यहाँ इनकी जड़ होती है ना, तो जड़ में क्या होता है कि ऐसे ग्रंथियाँ होती हैं अभी, और इन ग्रंथियों में क्या होता है कि राइज़ोबियम आपका एक जीवाणु होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? तो अब हम देखते हैं ये राइज़ोबियम क्या करता है और किस प्रकार से हमें फ़ायदा पहुँचाता है या फिर नुकसान पहुँचाता है, वो चीज़ हमें देखनी है। हम सूक्ष्म जीवों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जिसने कहा कि जो सूक्ष्म जीव है, इसको हम विभिन्न प्रकार की श्रेणियाँ मतलब अलग-अलग वर्ग में इसको बाँट सकते हैं। जैसे कुछ को हम प्रोटोज़ोआ में लिख देंगे, कुछ को कवक में लिख देंगे, जीवाणु, कुछ शैवाल इत्यादि। कुछ जीवाणु जैसे राइज़ोबियम, जैसे हम जीवाणु पढ़ेंगे ना, तो उसमें आता है एक राइज़ोबियम। क्या आता है? राइज़ोबियम आपका आता है। कुछ फलीदार पौधों की जड़ों में चित्र 2.1 में आपको दिखाता अनुसार फूले हुए क्षेत्र में बनाते हैं, जिन्हें ग्रंथिकाएं कहा जाता है। ग्रंथिकाएं होती जड़ों में फूला हुआ क्षेत्र होता है, उसको ग्रंथिकाएं बोलते हैं। उसमें होता है आपका राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या करता है? कुछ फलीदार पौधे जैसे सेम है, मटर है, मैसूर की जड़ों में मूल ग्रंथिकाएं होती है। इनमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते एवं उस पौधे के लिए उपयोगी बनाते हैं भी। और वो क्या कर लेते हैं कि जो वातावरण में ये जो राइजोबियम है ना, जो आपके वातावरण में नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन गैस को खींचकर पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं और पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं। इससे पौधों को रासायनिक उर्वरकों के बिना उत्कृष्ट रूप से वृद्धि करने में सहायता मिलती है। अब देखिए पौधों को चाहिए नाइट्रोजन, ठीक है? अगर जहाँ पे ये पौधे होंगे, फलीदार पौधे होंगे, इनके अंदर राइजोबियम होगा, तो राइजोबियम क्या करेंगे? वातावरण से नाइट्रोजन को खींच के पौधों तक पहुँचाएँगे। लेकिन यदि राइजोबियम नहीं होंगे, नाइट्रोजन की अगर कमी हो गई, तो आपको खाद डालनी पड़ेगी, ऊपर से आपको नाइट्रोजन की मात्रा देनी पड़ेगी पौधों को। लेकिन ये नेचुरली रूप से जो आपके फलीदार पौधे जिनमें राइजोबियम होते हैं, ग्रंथिकाएँ होती जड़ों में, वो क्या है ऑटोमेटिक आपके नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं वातावरण में। आपको पता है वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही है 78%। अतः किसान अन्य फसलों के साथ-साथ चक्रण में फलीदार फसलें भी उगाते हैं। इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा स्वाभाविक रूप से और अगली फसल के लिए मृदा को स्वस्थ रखती है। अब देखिए किसान 2 प्रकार से नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। यदि आप भी किसान परिवार से संबंध रखते हैं तो इस प्रकार से, जैसे आपने कोई फसल उगा दी हुई, हम बोलते हैं कि ये आपने फसल, येलो क्षेत्र दिख रहा होगा, यहाँ पे आपने फसल उगा दी हुई। ठीक है? अब यहाँ पे इस भूमि में आपने ऐसी फसल उगा दी जिसमें आपकी ग्रंथिकाएँ नहीं होती, जिसकी जड़ों में राइज़ोबियम नहीं होता, जैसे आपने कपास उगा दी, सरसों उगा दी। लेकिन यदि यदि बीच में आप क्या करेंगे, कुछ फलीदार अगर आपने इस प्रकार से 2-4 लाइनों में फलीदार आपने क्या बो दिए, ये पौधे उगा दिए, जैसे मटर आपने उगा दिए, तो मटर क्या करेंगे, मटर की जड़ों में आपकी क्या होती है, ग्रंथिकाएँ होती हैं, वो क्या करेंगी, नाइट्रोजन को खींच लेंगी। नाइट्रोजन को खींच लेंगी, तो जो बीच में जो आपने उगाई हुई थी फसलें, उनको भी नाइट्रोजन मिल जाएगी। या फिर क्या कीजिए कि एक बार सिर्फ आप मटर ही उगाइए, इस पे क्या उगाइए, एक बार सिर्फ आप मटर ही उगाइए, तो मटर क्या करेंगे, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को पूर्ण कर देंगे। उसकी जड़ों में राइजोबियम जो जीवाणु है, वो नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा कर देगा। जब आप मटर के बाद अगली फसल उगाएंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की पूर्ति आपको फसल में मिल जाएगी, आपको अलग से खाद नहीं डालनी पड़ेगी। तो आप अपने पेरेंट्स को, जो खेती वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो वो आप इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखें भी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी फसलों के लिए हमने देख लिया, खाने-पीने की चीज़ों में। अब हमारा अद्भुत सूक्ष्म शैवाल भी, अब हम पढ़ने वाले हैं शैवाल के बारे में, जल में उपस्थित सूक्ष्म सहायक, जो जल में उपस्थित होता है। सूक्ष्म शैवाल सूक्ष्मदर्शीय पौधे जैसे जीव होते हैं भी। ठीक है? ये कहता है कि ये जो शैवाल होते हैं ना, पौधे जैसे दिखने वाले होते हैं, छोटे से पौधे दिखने वाले जीव होते हैं, जो जल, मृदा, वायु, यहाँ तक कि वृक्षों पर भी रहते हैं। ये कहाँ-कहाँ? हर जगह ये आपको विद्वान मिलेंगे। ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ध्यान रखना कि जो शैवाल है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करके। ऐसा करते समय ये ऑक्सीजन भी निर्मुक्त करते हैं और ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब ये अपना भोजन बनाते हैं ना सूर्य के प्रकाश की सहायता से, ये क्या है आपका, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि शैवाल कितने महत्वपूर्ण है भी। ये कह रहा है कि एवं पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन आपूर्ति का आधे से अधिक भाग उत्पन्न करते हैं। ये आधे से अधिक भाग है ना ऑक्सीजन का पृथ्वी पर, ये आपके शैवाल बनाते हैं।
ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कई जलीय जीवों के लिए भोजन का स्रोत होते हैं। देखिए, एक तो ये ऑक्सीजन बनाते हैं, दूसरा इनमें पोषक तत्व होते हैं और कई ये जो जलीय जीव होते हैं ना, उनका क्या है, ये भोजन बनते हैं भी। मतलब जो अन्य जीव हैं आपके, वो शैवालों को खाते हैं, उनके लिए भोजन का काम ये करते हैं। और कुछ मानव के लिए भी उपयोगी कुछ सूक्ष्म शैवाल जैसे आपका स्पाइरुलाइना भी, क्लोरेला और डाइटम मनुष्य द्वारा स्वास्थ्य पूरक एवं दवाओं के रूप में उपयोग किए जाते हैं भी। आपके ये 3 सवालों के नाम याद रखना, इसको मानव भी प्रयोग में करता है, वो पोषक तत्वों के लिए भी और आपका दवाइयों के रूप में भी। स्पाइरुलाइना, क्लोरेला और डाइटम। आपसे पूछा जा सकता है उन सवालों के नाम लिखिए जिनको मनुष्य प्रयोग करता है, तो आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। सूक्ष्म शैवाल जल को स्वस्थ करने में भी सहायता करते हैं एवं जैव ईंधन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये क्या है, आपके जल को भी स्वस्थ रखते हैं और आपका जैव ईंधन बनाने के उपयोग में ये लाए जाते हैं। ये चीज़ आपको शैवाल के उपयोग समझ में आ गई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका शैवाल है। तथापि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावासों के नष्ट होने के कारण, पर्यावास मतलब जहाँ ये उत्पन्न होते हैं, जहाँ उसका निवास स्थान ही मान लीजिए, कि इन सब कारणों के कारण प्रदूषण आपने फैला दिया, जलवायु परिवर्तन हो गया, शैवाल भी आपके कम होते जा रहे हैं। इनकी विविधता और इनकी जो क्वांटिटी है ना, जितनी मात्रा में उपस्थित है, इनकी संख्या कम होती जा रही है। पर्यावरण की रक्षा, पृथ्वी पर ऑक्सीजन संतुलन बनाए रखने के लिए हमें इन सूक्ष्म जीवों का संरक्षण करना महत्वपूर्ण है भी। यदि हमें पर्यावरण को स्वस्थ रखना है, हमें ऑक्सीजन की मात्रा का संतुलन रखना है पृथ्वी पर, तो हमें इन सूक्ष्म जीवों को बचा कर रखना होगा, खासकर शैवाल को। आपको बात आ गई समझ में? एक सूक्ष्म शैवाल है स्पाइरुलाइना, जिसको मानव प्रयोग करता है, ठीक है? अपने स्वास्थ्य लाभों के कारण सुपर फूड कहा जाता है। आपसे अगर पूछ लिया जाता आज से पहले कि आपका सुपर फूड कौन-सा सूक्ष्मजीव होता है, तो सबसे पहले तो वो शैवाल होता है। लेकिन यहाँ पे उसका प्रॉपर नाम दिया हुआ स्पाइरुलाइना। स्पाइरुलाइना विटामिन बी12 का एक अच्छा स्रोत है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसमें अल्प मात्रा में वसा, शर्करा और प्रचुर मात्रा में प्रोटीन आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है स्पाइरुलाइना में। इसको सुपरफूड कहा जाता है, जो कि इसके शरीर के भार का 60% से भी अधिक इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। वर्तमान में स्पाइरुलाइना की खेती आजीविका का एक व्यवहारिक अवसर बनती जा रही है। आजकल क्या है कि स्पाइरुलाइना की खेती करने लगे हैं और आप भी स्पाइरुलाइना की खेती कर सकते हैं। आप इन चरणों का पालन करके सरलता से स्पाइरुलाइना उगा सकते हैं। क्या करना है, एक स्वस्थ कांच की टंकी को सीधी धूप से दूर रखकर प्रकाशित स्थान पर रखिए। मतलब आपको छाया में वो रखनी है, लेकिन प्रकाश वहां तक पहुंचना चाहिए भी। ये नहीं कि आपने धूप में ही उसको रख दिया। टंकी को छायादार जाल से ढक दें अथवा टैंक के माध्यम से टैंक को मध्यम तापमान वाले स्थान पर रख दीजिए। या तो उसको ढक दे या फिर जहाँ पे तापमान आपका सामान्य रहता हो वहाँ पर उसको रख दीजिए। टंकी को तालाब के जल से भरिए। जल कैसा डालना है उसमें, तालाब का, क्योंकि तालाब होना ना, उसमें स्पाइरुलाइना आपको कुछ पहले से मिल जाएंगे। तालाब से एकत्रित जीवित स्पाइरुलाइना टंकी में डाल दीजिए। अब तालाब से कुछ स्पाइरुलाइना निकाल लाइए और उसको क्या है, आप उस टंकी में डाल दीजिए। वर्धनशील स्पाइरुलाइना को सप्ताह में 2 बार हिलाना है। आपको 2 बार उस पानी को हिला देना, वर्धनशील स्पाइरुलाइना हिल जाएगा। 3 से 6 सप्ताह पश्चात भी, 3 से 6 सप्ताह मतलब आपका 1 या 2 महीने बाद आप कपड़े से उसको छान लीजिए। आपका स्पाइरुलाइना आपकी जाली में जो छानेंगे ना, उस छलनी में इकट्ठा हो जाएगा। उसमें से थोड़ा-सा निकाल के बाकी टंकी में फिर दोबारा से डाल दीजिए और बाकी को आप प्रयोग कर दीजिए या फिर उसको बेच दीजिए भी। खाद्य सुरक्षा और आजीविका विकास सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म शैवाल का संरक्षण एक उत्कृष्ट विधि है भी। तो इस प्रकार क्या, ये बहुत अच्छी एक विधि है। इस प्रकार से आप स्पाइरुलाइना की जो आपकी, ये मान लीजिए कि आप एक पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं। आपको आ रही बात समझ में, और आपको साथ साथ क्या है, आजीविका मिल रही, आपकी कमाई भी हो रही, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपका लास्ट टॉपिक बचता है, कोशिका को जीवन की मूल इकाई क्यों माना जाता है। जो कोशिका है ना, आपने कोशिका के बारे में पढ़ा, उसको जीवन की मूल इकाई क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले मूल इकाई इसलिए माना जाता है क्योंकि पूरे शरीर का निर्माण हमारा छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। सभी जीवों का शरीर छोटे छोटे खंडों से बना होता है जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं, आप यहाँ से परिभाषा भी कर सकते हैं कि सभी जीवों का शरीर छोटे छोटे खंडों से बना होता है जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं।
एक कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं जो जीवों को विभिन्न कार्य करने में सहायता करते हैं भी। एक कोशिका में ना विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था आपने, कोशिका भित्ति पढ़ा था, और भी आपने बहुत से अंग उनके पढ़े थे, केंद्रक पढ़ा था। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग कार्य करने में सहायक होते हैं। सभी पौधे एवं जंतुओं के शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है भी। तो उसने कहा था कि जो आपके जंतुओं के और जो आपके पौधों का है ना, वो अलग अलग प्रकार की बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने हैं, इनको बोलते हैं बहुकोशिकीय। क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय बोलते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं व्यक्तितक रूप से विशिष्ट कार्य करती है, परंतु उत्तरजीविता की संभावना बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग भी करती है भी। तो ये कहता है कि वैसे तो जो अगर कोशिकाएं होती है ना, तो उनका एक स्पष्ट काम होता है, एक जो एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनका एक पर्टिकुलर काम होता है, लेकिन ये एक दूसरे का सहयोग भी करती हैं। तो जैसे आपका स्कूल है, आप कोई भी चीज़ है, प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई काम है कि इसको इंग्लिश पढ़ानी, इसको मैथ पढ़ाना है, इसको कलर का काम, ये हेडमास्टर, लेकिन फिर भी क्या है, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं ना, किसी एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसी प्रकार कोशिकाएं हैं, सब कोशिकाओं का अपना अपना काम होता है, लेकिन अपने काम को पूरी तरह से संपूर्ण करने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए, आपका शरीर अच्छे से काम करे, तो इसलिए क्या है, वो एक दूसरे का सहयोग भी करती है। यहाँ पे कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु और प्रोटोजोआ केवल एक कोशिका से बने होते हैं। पहले भी लाइन आ चुकी कि आपका जीवाणु और प्रोटोजोआ है ना, वो एक कोशिका से बने होते हैं, इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जो एक कोशिका से बना होगा ना, वो आपका एक कोशिकीय जीव कहलाता है। ये अपने उत्तरजीविता के लिए सभी आवश्यक कार्य एक ही कोशिका में संपन्न होते हैं। ये जो अपना उत्तरजीविता मतलब शरीर को चलाने के लिए, ठीक, अपने सिस्टम को दौड़ाने के लिए एक ही कोशिका पर निर्भर होते हैं। अन्य सूक्ष्मजीव जैसे शैवाल और कवक भी एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। जो आपका कवक और शैवाल है ना, तो ये आपका एक या एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं। उदाहरण के लिए ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, जबकि फफूंदी एक बहुकोशिकीय कवक है भी। तो इसने कहा कि जो आपका कवक और शैवाल है वो एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। तो ये देखिए, आपका ईस्ट है, जो आपका खमीर है, वो एक कोशिकीय है तो कवक ही, लेकिन क्या है, वो एक कोशिकीय है। और जबकि फफूंदी भी क्या है, एक कवक है, वो बहुकोशिकीय है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना क्या बात है, कि ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो जीवाणु और प्रोटोजोआ है, ये तो आपका एक कोशिकीय है, और जो आपका क्या है, शैवाल और कवक, वो आपका क्या है, एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीवाणु एक कोशिकीय जीव, आप जीवाणु या फिर आप प्रोटोजोआ लिखेंगे। जंतु और पादप कोशिकाओं की बातें, सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं भी एक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है भी। तो इसने कहा कि ये देखिए आपका, एक बार इसको, चलो इसको करवाता हूँ मैं एक बार आपको, ताकि समझ में आए। कि ये कहता है कि जैसे आपका, हमने जंतुओं की कोशिका पढ़ी थी, पौधों की कोशिका पढ़ी थी, आपने संरचना देखी थी, उनके चारों तरफ एक झिल्ली होती है। तो वही ये इसमें बता रहा है कि जो जंतु और पादप कोशिकाओं की बातें, सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं भी एक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। उनके चारों तरफ भी क्या है, एक कोशिका झिल्ली होती है। उनके चारों तरफ भी क्या होती है, एक कोशिका झिल्ली होती है। इस प्रकार भी आपको समझ में आ गया कि एक कोशिका झिल्ली होती है। कवक की कोशिकाओं में झिल्ली के अतिरिक्त एक कोशिका भित्ति होती है, सिर्फ कवक है भाई। क्या है, कवक है। कवक में क्या है कि कोशिकाओं में झिल्ली के अतिरिक्त एक कोशिका भित्ति भी होती है, परंतु उसमें हरित लवक नहीं होते। कवक में क्या होता है, हरित लवक नहीं होते। कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका आपकी भित्ति उसमें होती है। तो ध्यान से देखना एक बार मेरी बात, कि जीवाणु में अगर मैं जंतुओं की बात करूं, आप जंतु आपकी बात करूं, तो आप में क्या था, झिल्ली थी। इस अंतर को समझना भी, झिल्ली। अगर मैं पौधों की बात करूं, तो झिल्ली के साथ क्या थी, भित्ति भी थी। क्या थी, भित्ति। और यदि बात कर रहा हूं कवक की, तो कवक में भी क्या था, भित्ति भी थी, इसमें झिल्ली भी थी। और साथ ध्यान में देखो तो पौधे में हरित लवक भी था। हरित लवक भी था, क्लोरोफिल बोलते थे जिसको, आपको पर्णहरित बोलते थे, वो चीज थी। लेकिन कवक में ये दोनों चीज हैं, भित्ति भी है और आपकी झिल्ली भी है, लेकिन हरित लवक नहीं है। ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। हरी बात समझ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टफेस्ट पॉइंट है। ये अगर आपको समझ में आ गए तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
तो मनुष्य में तो जंतुओं में तो झिल्ली-झिल्ली होती, भित्ती नहीं होती। जो पौधा होता है उसमें झिल्ली भी होती है, भित्ती भी होती है, मतलब झिल्ली तो तीनों में है। झिल्ली तो तीनों में है। अब बात करते हैं भित्ति की। भित्ति आपकी पौधों में और किसमें है? कवक में है, मनुष्य में नहीं है। और हरित लवक सबसे ज़्यादा चीज़ें किसकी? पौधों में, दूसरी चीज़ आपकी कवक में और तीसरी मनुष्य में। कि तीनों चीज़ें आपको किसमें मिलेंगी? पौधे में भित्ति भी मिलेगी, हरित लवक भी मिलेगा और आपको क्या-क्या मिलेगा? भित्ति भी मिलेगी। भित्ति, झिल्ली और आपका हरित लवक पौधे में मिलेगा। कवक में आपको हरित लवक नहीं मिलेगा और आपका जंतुओं वाले में सिर्फ़ आपको क्या मिलेगा? झिल्ली-झिल्ली मिलेगी। ये अंतर आप ध्यान रखें। इसलिए जो कवक है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते भी, क्योंकि हरित लवक नहीं होता तो जो आपके ये है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जीवाणुओं में एक सप्तक सॉरी सुस्पष्ट केंद्रक और केंद्रीय झिल्ली नहीं होती, उसके स्थान पर उनमें एक केंद्रक होता भी। तो ये कहता है कि जो जीवाणु होते हैं उसमें आपकी जब झिल्ली नहीं होती केंद्रक के चारों तरफ, उसका केंद्र कैसे फैला होता है जैसा आपको डायग्राम में दिखाया गया था। इस प्रकार से ये देखिए भी आपका इस प्रकार से केंद्र उसका फैला होता है जीवाणु कोशिका में, जिसमें केंद्र आप क्षेत्र दर्शाया गया है। एक क्षेत्र होता है उसमें आपकी सारी चीजें उसमें विद्यमान होती हैं। यह विशेषता उन्हें खमीर, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं से अलग करती है, जीवाणु को भी। बाकी सब में क्या होता है आपका? इनमें उसके चारों तरफ क्या होती है? झिल्ली होती है। लेकिन जो आपका जीवाणु है उसमें केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं होती है, वैसे ऐसे ही फैला होता है जिसको केंद्रकाभ बोलते हैं। बात क्लियर आपको? हमने यहाँ कुछ मूलभूत कोशिकाओं संरचनाओं पर विचार किया। कोशिकाओं में अन्य घटक भी होते हैं। इसने कहा यहाँ हमने कुछ मूलभूत के बारे में बात किया। मूलभूत जो कोशिका की संरचना होती है ना, उसके अंग होते हैं। जैसे हमने किसके बारे में? कोशिका झिल्ली के बारे में बात की, केंद्रक के बारे में बात की, हमने कोशिका द्रव के बारे में बात की, कोशिका भित्ति के बारे में बात की। ये इसके मूलभूत चीजों के बारे में बात की। लेकिन इसके अलावा भी और भी कोशिका के अंग होते हैं, जिसके विषय में आप उच्च कक्षाओं में सीखेंगे भी। आगे वाली कक्षाओं में ना आप उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल से और जानेंगे। उपकोशिकीय घटकों को देखने के लिए हमें उच्च आवर्धन वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कि और बाकी जो पार्ट है ना आपके उपकोशिकांग, मतलब इसके अलावा जो अंग हैं, उनको देखने के लिए हमें और भी बेहतरीन सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वे जो अंग हैं और भी ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको और भी ऐसे सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी जो इसको और बड़ा करके दिखाएँ। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कोशिका को लगभग एक कौन सा सूक्ष्मदर्शी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, नाम याद रखना अभी। कोशिका को लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख गुना आवर्धित करके दिखाते था, जिसमें कोशिका में विद्यमान अधिक संरचनाएं देख सकते हैं। तो हमें अगर उनको और अधिक संरचनाओं को देखना है तो हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाहिएगा, जो आपको यदि आपकी हाइट 1 फुट है तो आपको 10 लाख फुट करके वो बड़ा दिखा सकता है। इतनी उसकी क्षमता होती है। अब तक आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्मदर्शी जीवों सहित सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। इनकी कोशिकाएं आमाप, आकार और संरचना में भिन्न होती है। इसने कहा कि अब तक आप समझ गए होंगे कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। वो एक कोशिका के भी हो सकते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं के भी हो सकते हैं। जीवाणु और प्रोटोजोआ आपके एक कोशिका के होते हैं। कवक और शैवाल एक के भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। पौधे और आपके जो जंतु हैं वो आपके बहुकोशिकीय। ये बातें आपने सीख ली। कोशिकाओं का कार्य और उनका आकार सब अलग-अलग होता है। पादप और जंतु कोशिकाओं में भी कुछ भिन्नताएं होती हैं। इन भिन्नताओं को समझने से हम यह जानने में सहायता मिलती है कि ये जीव किस प्रकार भिन्न-भिन्न तरीके से कार्य करते हैं। इस अध्याय में हमने लाभकारी सूक्ष्म जीवों के विषय में पढ़ा। जैसे हमने खमीर के बारे में पढ़ा कि खमीर आपका किसके बनाने में काम आता है? खमीर आपका ब्रेड और केक बनाने में काम आता है। लैक्टोबैसिलस आपका किसी में बताया था आपको? डोसा, इडली और आपका भटूरे बनाने में काम आता है। लैक्टोबैसिलस ही आपका दूध को दही में बदलता है। जो खट्टा होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, उसका स्वाद। ये चीज़ हमने सीख ली। यद्यपि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो पौधे और मनुष्य सहित सभी जंतुओं के रोग का कारण बनते हैं। हम अगले अध्याय में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न कुछ रोगों के विषय में जानेंगे भी। तो अब तक आपने पढ़ा कि ये तो बड़े काम की हैं, सारी चीज़ें हमारी बहुत बढ़िया-बढ़िया। लेकिन कुछ एक सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जानवरों में रोग करते हैं, आपके पौधों में रोग का कारण बनते हैं। तो उनके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ अब देखते हैं आपको कितनी चीज़ें याद हुई भी। ठीक है, वो देख लीजिए एक बार। सूक्ष्म जीव छोटे आकार के होते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी के बिना हम नहीं देख सकते। अब आपको ये बात पता है।
जो बात पता हो वो मुझे बता देना। सूक्ष्मजीव सभी प्रकार के वातावरण में, यहाँ तक कि पौधे, जंतुओं के शरीर में भी रह सकते हैं। ये हर प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था ये। चीज़ें क्लियर आपकी? सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय होते हैं। जीवाणु और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। कवक एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं, जबकि पादप और जंतु बहुकोशिकीय। ये मैंने आपको बार-बार बताया है कि जीवाणु और प्रोटोजोआ आपके एक कोशिकीय होते हैं। कवक और शैवाल एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जंतु हैं और आपके जो आपके पेड़-पौधे वो बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई ये आपको पता है। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं और जो जीवों में उनके कार्य संपन्न करने और जीवित रहने में सहायता करते हैं। आपको बता दिया कि जो आपके अलग-अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वो अलग-अलग प्रकार के कार्य करते हैं, जो मनुष्य के जीवन को संभव बनाते हैं। एक सामान्य कोशिका एक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, जो कोशिका द्रव से भरी होती है। इसमें एक केंद्रक होता है। कोशिका कवक और जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर अत्यधिक आवरण होता है। ठीक है, कवक और जीवाणु कोशिकाओं में, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। आपको बताया था ना, कवक और जीवाणु में क्या कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु में एक सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। जीवाणु में एक सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता अलग से। ठीक है। कोशिकाएं आकार और आमाप में भिन्न होती हैं। उनका आकार उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य से संबंध होता है। उनका आकार कैसा होगा ये डिपेंड करता है उनके कार्य पे, कोशिकाओं का आकार। जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं। विषाणु भी आकार में छोटे होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी जीव के भीतर ही प्रजनन करते हैं। परपोषी मतलब कि वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं वे। परपोषी जीव के भीतर ही वो जनन करते हैं, ये बात आप ध्यान रखें भाई। सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक अथवा हानिकारक हो सकते हैं। अगले में हम हानिकारक पढ़ेंगे, अब हमने लाभदायक पढ़े हैं। कुछ सूक्ष्मजीव पौधे एवं जंतुओं के अपशिष्ट को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, पर्यावरण को स्वस्थ बनाते हैं। आपको हमने पढ़े थे कुछ सूक्ष्मजीव। कुछ मटर, सेम, मैसूर जैसी फलियों के मूल ग्रंथियां में रहती है। ये वायु द्वारा नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं और मृदा की उर्वरता को वृद्धि करते, हमने पढ़ा था ना। ये आपका राइबोजियम तो अभी पढ़ा था हमने कि ये वातावरण से नाइट्रोजन को खींचता है और क्या करता है कि पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। ईस्ट खमीर एक प्रकार का कवक है, जिसका उपयोग पाव, रोटी, केक, पेस्ट्री, इडली, डोसा और भटूरे बनाने में किया जाता है। लैक्टोबैसिलस का उपयोग घर पर दही जमाने अथवा खाद्य उद्योग में किण्वन प्रक्रिया में किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपका अध्याय बिल्कुल अच्छी तरह से लाइन टू लाइन मैंने आपको समझा दिया। तो मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।